हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना 2025 एडिशन के हिसाब से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटर से रिलेटेड सारी चीजें समझाई थी, बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा, एमसीक्यूज में आएंगे। और आज जो हम करने वाले हैं इसमें जर्नल एंट्रीज भी आ रही हैं, मैनेजर कमीशन आ रहा है। 1 नंबर का एमसीक्यू मैनेजर कमीशन से भी एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी आज हम एक ट्रीटमेंट समझेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 24 तक, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चंस नए ऐड हुए हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, बाकी सारे सॉल्यूशन हैं अब आपके पास, ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट 17 से। टीएस ग्रेवाल, Sanjeev's trial balance as on 31st March 2025 shows the following information: purchase, sales and carriage on purchase दिया है। Sanjeev took goods costing 20,000 for his personal use, but entry was not passed in the books of account. Okay, show the treatment is the final account. अब देखो 20,000 रुपए का गुड्स पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ किया। ये आपको जब आप 6 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे ये एडजस्टमेंट बार बार आएगा। ध्यान से सुनना, किसी भी कारण से यदि गुड्स कम होता है तो हम लॉस बाय फायर टू परचेस, चैरिटी टू परचेस, ड्रॉइंग टू परचेस, जर्नल एंट्री याद करो, है ना। तो यहाँ पे हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, तो जो परचेस था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे टू परचेस लिखा होगा। परचेसेस कितने रुपए का, परचेसेस है 2,80,000। इस 2,80,000 में से लेस गुड्स, कौन सा गुड्स, जो हमने विड्रॉ किया है ना, फॉर पर्सनल यूज, 20,000 रुपए डिडक्ट होंगे, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ट्रीट एज ड्रॉइंग, डिडक्टेड परचेस, है ना, इन ट्रेडिंग अकाउंट। और एक और ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट। एक और ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट में जब हम ड्राइंग लिखेंगे, उस ड्राइंग में ये 20,000 रुपए भी ऐड होंगे। कैपिटल में से 20,000 लेस होंगे एज अ ड्राइंग, लेस कैपिटल इन बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में 20,000 कैपिटल में से लेस होंगे, या फिर ड्राइंग में प्लस कर दो, तो ड्राइंग में यदि प्लस कर दूंगी तो भी कैपिटल में से तो माइनस होंगे। हमारा बैलेंस शीट में यहां क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, उस कैपिटल में नेट प्रॉफिट होता है प्लस, और फिर ड्राइंग होती है माइनस, तो 20,000 एज अ ड्राइंग माइनस होंगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, Mohan's profit and loss account shows net profit of 1,76,000 before charging commission of manager. Provide manager commission 10% on the profit after charging such commission. अब इसका क्या मतलब होता है देखिए, मैं आपको विद एग्जाम्पल बताती हूं। P&L में हमें मैनेजर को कमीशन देना है, लेकिन मैनेजर को जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट देना है। मैनेजर का कमीशन माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 10% कमीशन देना है। इसका मतलब होता है कमीशन घटाने के बाद के नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है। अब बात वो आ रही है, मैडम कमीशन तो पता ही नहीं है तो घटाएं क्या,
कमीशन तो पता ही नहीं है, प्रॉफिट पता है, कमीशन के पहले का प्रॉफिट है हमारा 1,76,000, इसमें से कमीशन भी माइनस कर दो और उसके बाद जो प्रॉफिट आए उसका 10% कमीशन होना चाहिए मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन देना है 10%, लेकिन कमीशन घटाने के बाद के प्रॉफिट पे देना है, आफ्टर का मतलब, यानी कि इस प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन भी इंक्लूड है। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि जब मैनेजर के साथ कमीशन के साथ आफ्टरवर्ड हो तो आप फॉर्मूला लगाना नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि ये 1,76,000 में 10% मैनेजर का कमीशन भी इंक्लूड है, यानी कि ये वैल्यू 110% है। कितने परसेंट है? 110। तो 1,76,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस रेट, 1,76,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, ये फॉर्मूला रहेगा मैनेजर कमीशन निकालने का। 110% का जब मैं डिवाइड करूंगी 1,76,000 इंटू 10 अपॉन 110, पहले प्लस होगा ना, तो 110 से डिवाइड करूंगी, 0 या तो ये 0 भले कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11 6 जा 1 2 3 1 2 3, 16,000 मैनेजर का कमीशन कितना आएगा? 16,000। चेक करके बताऊं, मैनेजर का कमीशन है 16,000, 176 में से 16 माइनस करो तो यह आएगा 1,60,000। 1,60,000 का 10% 16,000 नहीं आया। कमीशन के पहले प्रॉफिट 176 है, 176 में से 16,000 कमीशन के घटाओ, 176 में से 16,000 कमीशन के घटाए 1,60,000, 1,60,000 का 10% 16,000। वो क्या कहना चाहता था? मैनेजर को कमीशन देना है, लेकिन प्रॉफिट में से कमीशन घटाने के बाद के प्रॉफिट पे देना है, प्रॉफिट में से कमीशन घटाने के बाद के प्रॉफिट पे देना है। इस कंडीशन में हमेशा इसमें कमीशन ऐड होगा, इसलिए फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे, ध्यान रखना, आफ्टर कमीशन लिखा हो फॉर्मूला यूज करना रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों? मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट 19th, following extract is taken from the trial balance of Kabir as on 31st March 2025. Purchase sales. A fire broke out on 31st March 2025 and stock 28,000 was destroyed. ठीक है, loss by fire to purchase. It was fully insured and the insurance company admitted the claim in full. Okay, इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी से हमें पूरा क्लेम मिल गया है। मिल जाएगा, नहीं मिला है तो भी ठीक है। तो नुकसान हो रहा है क्या? हाँ जी, हो तो रहा है। तो परचेस में से माइनस कर दो, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस जब लिखेंगे 4,50,000, इस 4,50,000 में से डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ ना, किसी भी चीज से माल की वैल्यू कम होगी, परचेस में से माइनस कर देना, यह 28,000 रुपए माइनस होंगे। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट होगा? लेस इन परचेस अकाउंट ट्रेडिंग। ठीक, और बैलेंस शीट में एसेट साइड, कौन सी साइड बेटा? एसेट साइड हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। हमें मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम 28,000 रुपए का, अभी नहीं मिला है, मिलेगा, है ना। एज अ डेटर हम ट्रीट कर रहे हैं कि हमें पैसे देगी कौन? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो 28,000 रुपए एसेट साइड लिखेंगे। अब बात आती है 28 का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी 20,000 रुपए दे रही है, तो 8,000 का लॉस लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अभी, यदि 28 का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी 20,000 रुपए ही दे तो 8,000 रुपए का लॉस मानना।
टू लॉस बाय फायर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट 20, रमेश वैल्यूड स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 1 लाख, गुड कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, शो द ट्रीटमेंट इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में 5,000 रुपए लिखे जाएंगे मतलब माइनस करके ही लिखेंगे। 1 लाख रुपए का आपका स्टॉक है एट द एंड। स्टॉक से हमें मतलब नहीं है, हम तो परचेज अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? डिडक्ट इन परचेज अकाउंट ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है। और 5,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। तो हम टू लॉस बाय फायर कौन से में? P&L अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने लिखा है क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, बात वही हो रही है। परचेज अकाउंट में क्रेडिट मतलब वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैम गलत है। क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा परचेज अकाउंट में, मतलब परचेज की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? लॉस बाय फायर टू परचेज बोलते हैं ना, तो वो इसलिए लिखा है क्रेडिटेड परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट की वैल्यू कम होना, ठीक है। ये 20 हो गया। अब आते हैं 21 पे। 21 में ध्यान दो क्या करना है। 21 में हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज, जो ऑलरेडी मैं आपको जर्नल एंट्रीज में सिखाया है मैंने आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्कूलों में 3 से 4 नंबर में इस तरह की क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछ ली जाती हैं। 21, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। सैलरी 5,000 आउटस्टैंडिंग, insurance amounting 2,000 paid in advance, 4,000 rent have been received in advance, commission earned but not received, interest on capital, interest on drawing, 2,000 debt and closing stock। बिल्कुल एग्जाम में आ सकती हैं। क्या करेंगे इसके लिए? आप एक तरीका याद रखो। क्या बेटा? अगर लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड और असेट्स है तो डेबिट साइड। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। फिर से एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, है ना। याद करने के लिए बता रही हूं। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। इससे आपको बहुत जल्दी जर्नल एंट्रीज ये बन जाएंगी। देखो, सैलरी 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट साइड में आएगा। तो ऊपर लिखूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। कितने रुपए? 5,000। इसका मतलब क्या कि हम सैलरी में 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग के ऐड करेंगे। नरेशन यही लिख देना जो क्वेश्चन में दे रखी है, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट में आया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस अमाउंटिंग 2,000 इज पेड इन एडवांस। अब आप बताइए, आपने इंश्योरेंस एडवांस में भर दिया। एडवांस में भर दिया यानी कि आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, टेंशन फ्री हो गए। जब हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो हमारी असेट्स क्रिएट होती है, तो इसमें असेट्स यानी कि डेबिट, तो इसमें प्रीपेड। एडवांस पेमेंट करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? प्रीपेड। तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपए? 2,000। इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम में से प्रीपेड इंश्योरेंस के डेबिट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। एडजस्टमेंट होता है, अगर देना बाकी है तो उसमें प्लस कर दो,
एडवांस पे कर दिया है यानी कि वो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है तो माइनस कर दो। तो जब भी एडवांस पेमेंट करोगे तो डेबिट में लिखना, लायबिलिटी देना बाकी है तो क्रेडिट में लिखना। फिर से समझते हैं, 4,000 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। अब भाई ये क्या हुआ, एडवांस इनकम क्या होती है हमारी, लायबिलिटी। अगर मैंने किसी से एडवांस पैसे ले लिए हैं तो मेरी जरूरत है, मतलब कंपलसरी है कि मुझे उसका काम करके देना ही पड़ेगा। अनअर्न्ड इनकम, काम नहीं किया बट पैसे पहले से ले लिए, एडवांस इनकम, लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी। तो कौन सी लायबिलिटी है, रेंट। एक्सपेंसेस का नाम लिखो, आउटस्टैंडिंग लिखो, प्रीपेड लिखो, अक्रूड लिखो, एडवांस लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेंट, ये हमारी इनकम है, रेंट इस बार रिसीव्ड इनकम, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर एडवांस इनकम होगी तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, तो क्रेडिट साइड आएगी। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कितने रुपए से, 4,000। नेक्स्ट, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड। असेट्स, काम कर तो लिया बट अभी तक पैसे नहीं मिले, मिलेंगे तो सही, हमारी असेट से, नाम क्या लिखेंगे, अक्रूड कमीशन, अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए, 1,000। फिर से बताती हूं, अगर आपके ये 4 एडजस्टमेंट जो होते हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग और एडवांस इनकम, ये 2 हमारी लायबिलिटी होंगी यानी कि क्रेडिट, और प्रीपेड हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, हमने काम किया बट अभी तक हमें पैसे नहीं मिले, हमारी इनकम अर्न तो कर चुके हैं, असेट्स, तो ये डेबिट में आएंगे। असेट्स हो तो डेबिट साइड लिखना, लायबिलिटी हो तो क्रेडिट साइड, और नेम ऑफ द एक्सपेंसेस या इनकम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा जी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है यानी कि कैपिटल में ऐड करना है, कैपिटल में ऐड करना है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल क्रेडिट में आती है लायबिलिटी, तो मैं लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों, इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पे, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, तो कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में लिखूं और उसका इंटरेस्ट डेबिट में हो गया, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है, डेबिट, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है। मैं बिजनेस ऑनर पैसा निकाल रही हूं ड्राइंग, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं और फर्म दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मैं इंटरेस्ट दे रही हूं, फर्म की इनकम है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना, 300। बहुत तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। या तो हम ऐसा कहें कि ड्राइंग डेबिट होती है इसलिए उसका इंटरेस्ट क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट होती है इसलिए उसका इंटरेस्ट डेबिट। नेक्स्ट, राइट ऑफ 2,000 फर्दर डेब्ट्स, बैड डेब्ट हो गया तो बैड डेब्ट्स नुकसान होता है, डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए से, 2,000। लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान दो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है बाय साइड में, ट्रेडिंग की बाय साइड में, इसलिए इसके लिए एंट्री बनाओगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलोगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैम आपने तो डेबिट में लिखा, नहीं, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आता है, तो ये नाम लिखकर ट्रेडिंग अकाउंट,
है ना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग की कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट में ट्रेडिंग लिखा है। ठीक है, याद रहेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, असेट्स डेबिट बैलेंस, कैपिटल पे इंटरेस्ट डेबिट, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट क्रेडिट। नेक्स्ट 22, net profit of a firm is 1,05,000. Before charging, manager of the firm is to be paid commission of 5% on net profit after charging his commission. याद आ गया, after charging his commission. Calculate the commission payable to the manager. Pass an adjusting entry, entry भी बना के बताना है. Also show it treatment in final account. Okay, चलिए पहले तो मुझे ये बताइए कि मैनेजर कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अभी सिखाया था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या लगेगा बेटा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों, इसी वीडियो में अभी मैंने आपको बताया है रीजन। तो 1,05,000 रुपए, क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉफिट 1,05,000 है, इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, 1,05,000 ही है ना, ठीक है। तो 1,05,000 इंटू 5 और यहां आ गया 105, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 1 25, 5 जा 5,000। 5,000 रुपए मैनेजर का कमीशन है, चेक करके देखो, 1,05,000 में से 5,000 मैनेजर का कमीशन गया 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000। जब भी आफ्टर बोले यानी कि उसमें कमीशन इंक्लूड है, इसलिए आप 100 प्लस रेट से डिवाइड करना। अब आपसे पूछा है इसमें जर्नल एंट्री बनाओ, तो भाई मैनेजर कमीशन पेबल है, देना है, देना बाकी है, देना बाकी है, टेंशन है, लाइबिलिटी है, तो क्या बनेगा, फर्स्ट जर्नल एंट्री मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, पेबल लाइबिलिटी देना है, कितने रुपए देना है, 5,000। तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा और P&L में भी लिखा जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन कहां ट्रांसफर होता है, P&L अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होता है, P&L अकाउंट में, मैनेजर कमीशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो P&L में डेबिट साइड, कौन सी साइड बेटा, डेबिट साइड हम लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन 5,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्योंकि अभी देना बाकी है, मैनेजर कमीशन, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। कहां कहां आएगा मैनेजर कमीशन, दो जगह, पहला P&L के डेबिट साइड, दूसरा एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि मैनेजर का कमीशन अभी दिया नहीं है, देना बाकी है। मैनेजर कमीशन पेबल लाइबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड, फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द असेट्स इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ ध्रुव। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है बेटा 12 लाख का, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, पास द एडजस्टिंग एंट्री, एंट्री भी बनाना है, और शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सबसे पहले असेट्स की बात करूं, यहीं पे बता देती हूं, ध्यान देना, जो भी असेट्स होगी बेटा, चलो अच्छे से बना देते हैं। बैलेंस शीट में आपको अभी जो 6 मार्क्स के आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएगा प्लांट पे 10% डेप लगाओ, फर्नीचर पे 15 लगाओ, बिल्डिंग पे लगाओ, जिस पे भी आपको डेप्रिसिएशन बोले, आप क्या करना, बैलेंस शीट में
असेट साइड में लिखेंगे कितने की प्लांट एंड मशीनरी है, 12 लाख की। यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है बेटा, 12 लाख, और 10% चार्ज करना है तो ऐसे करना लेस 10%। किस चीज का, डेप का, 1,20,000 माइनस करके बाहर लिख देना 10,80,000। जिस भी फिक्स एसेट्स पे डेप लगता है एसेट्स में उसकी वैल्यू कम करके लिखना। P&L में टू साइड लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यहां पे सिर्फ जितने रुपए का डेप लग रहा है वो लिखेंगे। कितने रुपए का डेप लग रहा है, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, एंट्री बनाना है तो डेप्रिसिएशन लगा किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पे। फर्स्ट एंट्री बनाना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी अकाउंट। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहां जाता है, P&L अकाउंट में। तो एक और एंट्री बनाना, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मैम ये ऐसा क्यों, अभी बताती हूं। देखो, दो एडजस्टिंग एंट्री क्यों, पहले डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होता है, क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वैल्यू कम करनी है ना। तो एक तो हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम की इसलिए ये एंट्री बनी 1,20,000। क्यों कम की, क्योंकि डेप लगा। फिर दूसरी एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि जो डेप लगा है वो कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये भी बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक चार्ज की एक ट्रांसफर की, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन, बट बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। यहां पे दिया है 24, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस, मशीन फर्नीचर प्रोविजन फॉर डेप ऑन मशीन ऑन फर्नीचर। अब ये क्या है मैम, भाई हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, ये प्रोविजन फॉर डेप है, यानी कि ऑलरेडी मशीन पे और फर्नीचर पे इतना डेप लग चुका है, इतना राइट ऑफ हो चुका है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन पर 10% ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, 4 का 10, और फर्नीचर पे बुक वैल्यू तब आती है डेप माइनस करने के बाद, डेप माइनस करने के बाद। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट, कहां लिखेंगे, एसेट्स, पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 4 लाख, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू है 4 लाख, ध्यान से समझना बेटा, ये मैं बना रही हूं P&L। तो टू डेप ऑन मशीनरी पे कितना डेप लगेगा, 4 लाख का 10%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट बोला है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000। नेक्स्ट, टू डेप ऑन फर्नीचर पे कितना डेप लगेगा। अब फर्नीचर पे हमें बुक वैल्यू पे डेप लगाना है, किस पे लगाना है, बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे निकलेगी मैम, तो बेटा जी फर्नीचर 2 लाख का है, कितने का है, 2 लाख। इस 2 लाख में से फर्नीचर पर 54,200 का डेप ऑलरेडी लग चुका है। क्यों,
कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 लाख में से 54,200 माइनस हुए 1,45,800 बुक वैल्यू आई। इसका 10% 14,580 रुपए, ये दोनों का डेप्थ आएगा। बात समझ में आई बेटा? मशीन की तो डायरेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा है, लेकिन फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख की है, बट 2 लाख पे नहीं लगाना है, बुक वैल्यू पे लगाना है। तो बुक वैल्यू के लिए 2 लाख में से 54,200 माइनस हुआ। आप चाहे तो यहां पे भी माइनस करके बता सकते हैं। 1,45,800, 10% और लगेगा 14,580। तो अब फर्नीचर आपका कितना बचा? 1,31,220 ये फर्नीचर आएगा। आप इन दोनों डेप्थ को प्लस करके भी माइनस कर सकते हैं, आप अलग अलग भी शो कर सकते हैं। 2 लाख का फर्नीचर था, इतने का डेप्थ ऑलरेडी है, इतने का और लगा। ऐसे ही मशीनरी पे 4 लाख में से प्रोविजन फॉर डेप्थ ऑन मशीनरी 1,20 का पहले लग चुका है, माइनस कर दो। 4 में से 1,20 गए, कितने बचेंगे? 2,80,000। फिर कितना और माइनस कर दूं? 10%, 40,000। बाहर कितना आएगा? 2,40,000। मैम अगर दोनों को प्लस करके माइनस कर दें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि मशीनरी असेट्स नेट वैल्यू कितनी रहेगी? 2,40,000। फर्नीचर की नेट एसेट्स वैल्यू 1,31,220। P&L में सिर्फ करंट ईयर का डेप्थ आएगा। ऐसा क्यों भाई? हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं 1 साल का, तो पहले कितना डेप्थ लग चुका है उससे मतलब नहीं है, करंट में इस साल कितना डेप्थ लग रहा है उससे मतलब है। बट बैलेंस शीट में ओवरऑल सारे डेप्थ माइनस होके आएंगे। बैलेंस शीट में वैल्यू थी कितनी और अब कितनी है, सारा डेप्थ माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डेप्थ भी और करंट ईयर का डेप्थ भी। ठीक है, तो मैंने आपके सारे बेसिक कंसेप्ट फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से रिलेटेड कर दिए हैं। अब मैं कह सकती हूं कि टीएस ग्रवाल 2025 एडिशन के हिसाब से भी हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली। 1-2 क्वेश्चंस हैं जो ऐड हुए हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कर दूंगी। बट आपके पास पूरा 1 महीना है। यदि आप लोगों को लगता है कि कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन अभी भी दिक्कत दे रहा है तो प्लीज कमेंट करना बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, इसी तरह से साथ बना के रखना है। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। बाय, टेक केयर, हाइप जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर। बाय बेटा, टेक केयर।